हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल A1 स्टडी एरिया। तो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे जीके जीएस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके बीएड एग्ज़ाम के साथ साथ अन्य एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। और जो भी क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है, यानी जो भी क्वेश्चन है इसमें वो पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आप जो है वीडियो के अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि तापमान घटने के साथ साथ किसी धातु के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन ए घट जाता है, ऑप्शन बी बढ़ जाता है, ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहता है और ऑप्शन डी शुरू में घटता है और उसके बाद में बढ़ जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि धातु का जो विद्युत प्रतिरोध है वो ताप बढ़ने से बढ़ जाता है और धातु का प्रतिरोध तापमान घटने से घट जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सहकारी बैंकों का गठन कितने स्तर पर किया गया है। ऑप्शन ए 2 स्तरीय, ऑप्शन बी 3 स्तरीय, ऑप्शन सी 4 स्तरीय और ऑप्शन डी 5 स्तरीय। तो भारत में जो बैंकों का वो गठन है, सहकारी बैंकों का गठन 3 स्तर पर किया गया है। ठीक है, कितने स्तर पर? 3 स्तर पर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। 3 स्तर पर। वो जो स्तर है वो है आपका राज्य सहकारी बैंक, दूसरा केंद्रीय या जिला सहकारी बैंक और तीसरा प्राथमिक ऋण समिति। तो ये 3 स्तर पर जो है वो सहकारी बैंकों का गठन जो है किया गया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मुद्रा के किस रूप को व्यापक मुद्रा कहा जाता है। ऑप्शन ए है M1, ऑप्शन बी है M2, ऑप्शन सी है M3 और ऑप्शन डी है M4। तो इसका जो सही आंसर होगा M3 को व्यापक मुद्रा या सुलभ मुद्रा भी कहते हैं। और M3 मुद्रा का संबंध जो है वो बैंकों की कुल जमा राशि से है। ठीक है, तो M3 बराबर होता है M1 प्लस बैंकों की अवधि जमा, यानी जो अवधि है, जो टाइम है जमा करने का वो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो सी जो है वो सही हो जाएगा, M3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई। ऑप्शन ए 4वीं, ऑप्शन बी 5वीं, ऑप्शन सी 6वीं और ऑप्शन डी 7वीं। तो स्पीड पोस्ट का शुरुआत जो है वो आपका किया गया था 7वीं, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो इसका सही आंसर है। 7वीं पोस्ट स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत जो है वो 1986 ईस्वी में। कब हुआ था? 1986 ईस्वी में। ठीक है, 1986 ईस्वी में 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। इस योजना का जो कार्यकाल था वो था आपका 1985 से लेकर के 90 तक। ठीक है, 1985 से लेकर के 90 तक था। और स्पीड पोस्ट पुस्तक के लेखक कौन है? वो है आपका शोभा डे। स्पीड पोस्ट पुस्तक के लेखक शोभा डे। ठीक है, शोभा डे। ठीक है, शोभा डे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार के ट्रेजरी बिल तथा प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय कौन करता है। ऑप्शन ए है वित्त मंत्रालय, ऑप्शन बी है RBI, ऑप्शन सी GST परिषद, ऑप्शन डी IMF में भारत सरकार के प्रतिनिधि। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा RBI, यानी ट्रेजरी बिल तथा सरकार के प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय जो है वो RBI करता है। RBI की स्थापना जो है वो 1935 ईस्वी में की गई थी। इसमें अभी जो वर्तमान में RBI के जो अध्यक्ष है वो है आपका शक्तिकांत दास। कौन है? शक्तिकांत। ठीक है,
शक्तिकांत दास, आरबीआई के अध्यक्ष। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आय तथा जनसंख्या संचय के बीच संबंध कौन दर्शाता है? ऑप्शन ए एंजिला का नियम, ऑप्शन बी लॉजेंक वक्र, ऑप्शन सी लाफेर वक्र, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि लॉरेंजक वक्र आय की संचयी प्रतिशत तथा जनसंख्या की संचयी प्रतिशत के बीच के संबंध को दर्शाता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि IUCN का मुख्यालय कहाँ स्थित है? IUCN का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए है आपका इटली, ऑप्शन बी केन्या, ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी स्विट्जरलैंड। IUCN आई से हो गया IUCN, यानी कि इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। ये जो है वो रेड डाटा बुक द्वारा जो है वो IUCN के द्वारा ही प्रकाशित की जाती है, जिसमें विभिन्न जातियों के जीव तथा पौधे जिन पर अस्तित्व का संकट है, यानी कि वो विलुप्त होने के कगार पर है, उसको दर्ज किया जाता है रेड डाटा बुक में। ठीक है, ये कौन जारी करता है? IUCN प्रकाशित करता है। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रामसर संधि पर भारत के किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तो ऑप्शन ए में है 1971, ऑप्शन बी 1982, ऑप्शन सी 1987 और ऑप्शन डी 1997। रामसर, ठीक है, तो रामसर संधि जो है वो आर्द्र भूमि के संरक्षण से संबंधित है। इसकी स्थापना जो है 1971 में हुआ था, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। 1971 में हुआ था और भारत ने इस पर 1982 में हस्ताक्षर किया। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बे। ठीक है, चलिए, तो 1971 में हुआ था इसकी स्थापना। ठीक है, और स्थापना नहीं पूछा गया, यहाँ पूछा गया हस्ताक्षर कब किया गया। तो हस्ताक्षर जो है वो किया गया था 1982 में। कब किया गया था? 1982 में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका होगा सही। 1971 में स्थापना हुआ और 1982 में इस पर भारत जो है वो हस्ताक्षर किया। ठीक है, भारत के 42 आर्द्र भूमि क्षेत्रों को 15 जनवरी 1921 तक रामसर संधि के अंतर्गत जो है वो शामिल किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल संसाधन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 22 मार्च, ऑप्शन बी 10 अप्रैल, ऑप्शन सी 20 नवंबर, ऑप्शन डी 1 अक्टूबर। जल संसाधन दिवस, तो जल संसाधन दिवस जो है वो 10 अप्रैल को मनाया जाता है। होम्योपैथी दिवस भी 10 अप्रैल को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही हो जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान कहाँ है? ऑप्शन ए देहरादून, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी रांची। तो भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान जो है वो है आपका कोलकाता में। कहाँ है? कोलकाता में है। और वनस्पति संस्थान, उसके बाद भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान, ये तो वनस्पति हो गया कोलकाता में, और वन, ठीक है, वन सर्वेक्षण संस्थान ये कहाँ है आपका? देहरादून में है। ठीक है, ये कहाँ है? देहरादून में। तो इसका जो सही जवाब है वो कोलकाता होगा, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान। और बात करें भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान की तो वो है आपका देहरादून। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न प्रश्नों का सही मिलान करें। ऑप्शन ए तारापुर, अब इसको मिलाना है। ठीक है, इसको क्या करना है? मिलाना है। तो मिलाना है तो देखते हैं। पहला है तारापुर, तो तारापुर का हो जाएगा महाराष्ट्र, तारापुर का हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, यानी कि ए का 3,
तो ए का 3 जो है वो ऑप्शन सी में दिख रहा है, ए का 3। उसके बाद कैगा, तो कैगा का हो जाएगा कर्नाटक, ठीक है, कैगा होगा कर्नाटक, यानी बी का 1, तो वो भी 3 सी में है। अब है कुंडलकुलम, कुंडलकुलम आपका कहाँ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका तमिलनाडु, कहाँ हो जाएगा, तमिलनाडु, यानी सी जो है वो सी का 4 होगा, तो सी का 4 ठीक है। और नरोरा, तो नरोरा यानी कि उत्तर प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं, सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो ऑप्शन ए में है आपका C.F. एंड्रूज, ऑप्शन बी है R.C. मजूमदार, ऑप्शन सी है पंडित रविशंकर और ऑप्शन डी है सरोजनी नायडू। सॉन्ग ऑफ इंडिया किसने लिखा, तो ये लिखे हैं सरोजनी नायडू। कौन लिखे हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, सरोजनी नायडू। ये जो है वो सॉन्ग ऑफ इंडिया स्वतंत्रता आंदोलन के समय लिखी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, ठीक है, जिसकी लेखिका सरोजनी नायडू है। और सरोजनी नायडू प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष बनी थी, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारूप किसने बनाया था, जवाहरलाल, वल्लभ भाई पटेल, अब्दुल कलाम या महात्मा गांधी। तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारूप जो है वो बनाए थे अब्दुल कलाम आज़ाद, ठीक है, और इसे जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था और वल्लभ भाई पटेल जो है वो समर्थन दिए थे। और भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो 9 अगस्त 1942 को शुरू किया गया था, किसके नेतृत्व में, तो गांधी जी के नेतृत्व में, यानी महात्मा गांधी जी जो है वो नेतृत्व किए थे भारत छोड़ो आंदोलन का। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक बार फिर रिपीट कर देते हैं, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारूप अब्दुल कलाम आज़ाद तैयार किए, जवाहरलाल नेहरू जो है वो पेश किए और वल्लभ भाई पटेल समर्थन दिए, और इसका नेतृत्व कौन किया, तो महात्मा गांधी। कब शुरू हुआ, 9 अगस्त 1942 ईस्वी को। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जिल-ए-इलाही की उपाधि किस शासक ने धारण की थी, जिल-ए-इलाही, ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी फिरोज तुगलक, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी शेर शाह सूरी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बलबन, ठीक है। जिले-इलाही का उपाधि जो है बलबन ने धारण की थी। बलबन जो है, बलबन का शासनकाल जो है वो 1266 से लेकर 1266, ठीक है, से लेकर के 1287, ये इसका क्या है कार्यकाल। और बलबन जो है वो रक्त व लौह की नीति अपनाया था, ठीक है, और ईरानी त्यौहार नौरोज में भी प्रारंभ किया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जैन धर्म के तीसरे तीर्थक कौन थे, तो जैन धर्म के जो तीसरे तीर्थक थे वो आपका कौन थे, तो ऑप्शन ए है अजीतनाथ, ऑप्शन बी है संभवनाथ, ऑप्शन सी है अभिनंदन, ऑप्शन डी है सुमतिनाथ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा संभवनाथ, ठीक है। जैन धर्म के प्रवर्तक ऋषभदेव थे, ठीक है, और जैन धर्म के प्रथम तीर्थक भी थे ऋषभदेव, ठीक है। और जो है प्रथम थे ऋषभदेव, दूसरा थे अजीतनाथ, तीसरा संभवनाथ, तो यहाँ तीसरे पूछा गया है तो ये संभवनाथ होगा, और चौथा थे अभिनंदन, कौन थे अभिनंदन, और पांचवा थे सुमतिनाथ, पांचवा थे सुमतिनाथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इल्बर्ट बिल विवाद के कारण किस गवर्नर जनरल को त्यागपत्र देना पड़ा था। ऑप्शन ए लीटन, ऑप्शन बी हेस्टिंग्स, ऑप्शन सी रिपन, ऑप्शन डी मेयो। इल्बर्ट बिल विवाद, ठीक है, तो इल्बर्ट बिल विवाद जो है वो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में समाप्त होने के पूर्व ही त्यागपत्र देना पड़ा था। रिपन का कार्यकाल जो है वो चला था 1880 से 84 तक, 1880 से 84 तक चला था, ठीक है, और इन्हें स्थानीय स्वशासन का जनक भी
कहा जाता है। किसको? लॉर्ड रिपन को। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कहा था कि कांग्रेस के लोग पद के भूखे हैं? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी बिपिन चंद्र पाल, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन डी बंकिम चंद्र चटर्जी। तो ये जो है कहे थे बंकिम चंद्र चटर्जी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। बंकिम चंद्र चटर्जी ने सर्वप्रथम कहा था कि कांग्रेस के लोग जो है वो पद के भूखे होते हैं। ठीक है, और बंकिम चंद्र चटर्जी एक प्रसिद्ध दार्शनिक कवि थे तथा रचनाकार भी थे, और वे वंदे मातरम की रचना किए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पालखेरा का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था? ऑप्शन ए है बालाजी विश्वनाथ या निजामुल मुल्क, ऑप्शन बी है बाजीराव प्रथम या निजामुल मुल्क, ऑप्शन सी है बाजीराव द्वितीय हैदर शेख और बाजीराव प्रथम हैदर शेख। तो पालखेरा का युद्ध जो है वो आपको हुआ था बालाजीराव प्रथम और निजामुल मुल्क। ऑप्शन बी जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, एक चीज़ थोड़ा सा और इस पर डिस्कशन कर लेते हैं। पालखेरा का युद्ध जो है वो हुआ था 1728 ईस्वी में, 1728 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और बाजीराव प्रथम और निजामुल मुल्क के बीच हुआ था, जिसमें जो है वो निजामुल मुल्क की हार हुई, निजामु मुल्क की हार हुई थी। ठीक है, और खेरा का युद्ध हुआ आपका 1707 में, उसके बाद सकर खेरा का युद्ध हुआ 1724 ईस्वी में, पाल खेरा का हुआ 1728 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस मुगल शासक को शहीद दरवेश कहा जाता है? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी औरंगजेब, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये जो है कहा जाता है औरंगजेब को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी शाही दरवेश। ठीक है, औरंगजेब को कहा जाता है। यानी मुगल शासक औरंगजेब का शासनकाल जो है वो 1658 से 707, 1658 से 707। ठीक है, 1658 से 1707 तक इसका जो है कार्यकाल रहा। ठीक है, और इसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ, एक बार 1658 में हुआ और दूसरा बार 1659 में हुआ। औरंगजेब को जिंदा पीर भी तथा शाही दरवेश जिंदा पीर भी कहा जाता था औरंगजेब को। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रत्येक कांग्रेसी को खादी पहनना अनिवार्य किया गया था? ऑप्शन ए 35 व ऑप्शन बी 38, ऑप्शन सी 41 और ऑप्शन डी 49। तो किस अधिवेशन में? 41वां जो कांग्रेस अधिवेशन था जो 1926 में गुवाहाटी में आयोजित किया गया था। ठीक है, जिसकी अध्यक्षता जो है वो श्रीनिवास अयंगर कर रहे थे। और इस अधिवेशन में जो है जितने भी कांग्रेसी थे उसको खादी वस्त्र जो है पहनने के लिए अनिवार्य कर दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समांतर सरकार का गठन नहीं किया गया था? ऑप्शन ए बलिया, सतारा, तमलुक या महदहा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी महदहा। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है बलिया, सतारा, उसके बाद तमलुक समांतर सरकार का गठन किया था, अतः जो आपका महदा है वो नहीं किया था। तो हमसे क्या पूछा गया है? नहीं। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को कब गिरफ्तार किया गया था? 10 मार्च 1922, 5 फरवरी 1922, 12 फरवरी 1922 या 12 मार्च 1922।
असहयोग आंदोलन के समय। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10 मार्च 1922 को गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, असंतोष फैलाने के आरोप में, और 6 वर्ष की कैद की सजा सुनाई गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान से युगल शब्दाह का प्रमाण मिला है? मोहनजोदड़ो या वुर्ज़होम, कालीबंगा, महदहा। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कालीबंगा। ठीक है, सामान्यतः एक कब्र में एक ही व्यक्ति को दफनाया जाता था, लेकिन कालीबंगा में जो है, कालीबंगा तथा लोथल से 1 या 3 युगल शब्दाह के उदाहरण मिले हैं। ठीक है, 3-3। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में प्रश्नों का सही मिलान करना। हड़प्पा, ठीक है, तो हड़प्पा हो जाएगा आपका 1921। 1921 किसने? दयाराम साहनी ने 1921 में किया था। और हड़प्पा हो गया 1921, यानी ए के दो सब में है, ABCD तीनों में। बी देखो चंदू-दरो, तो चंदू-दरो जो है वो इनका खोज जो है वो 1931 में हुआ था। ठीक है, 1931, यानी कि ऑप्शन नंबर बी के 4। तो ऑप्शन नंबर ए की तरफ जा रहे हैं। अब सी में देखते हैं, रंगपुर। तो रंगपुर का जो खोज है वो R राव किए थे 53 में, 1953। हाँ, तो ये हो जाएगा आपका, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। ठीक है, और हड़प्पा कहाँ है? तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत। ठीक है, और ये जो है रावी नदी के तट पर स्थित है। जिला है आपका मोंटगोमरी। ठीक है, 22 ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? 29 जून, 20 जुलाई, 20 अक्टूबर, 10 नवंबर। तो 29 ऑप्शन, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 20 अक्टूबर। विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। वर्ष 2020 में विश्व सांख्यिकी दिवस का विषय क्या था मालूम है? वो था आपका कनेक्टिंग द वर्ल्ड विथ डाटा वी कैन ट्रस्ट। ये था आपका थीम। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या रहा? वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत का स्थान क्या था? तो वो था आपका 74वां। ठीक है, 74वां था स्थान। इसमें जो है वो प्रथम स्थान था स्वीडन का। ठीक है, प्रथम स्थान किसका था? स्वीडन का था। और यह जो है सूचकांक विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। चलिए, तो ये करंट अफेयर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? ऑप्शन ए शेखर कपूर, ऑप्शन बी परेश रावल, ऑप्शन सी अनुपम खेर, ऑप्शन डी प्रसून जोशी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, परेश रावल। ठीक है, नए अध्यक्ष जो है परेश रावल को बनाया गया है। फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष जो है वो है आपका शेखर कपूर। फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? शेखर कपूर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में माली के नए प्रधानमंत्री कौन नियुक्त किए गए हैं? मोख्तर ओने, मागुफुली, मोहम्मद हुसैन या वैबल राम क्लावन। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि मोख्तर ओने। यानी कि माली जो है
वो अफ्रीकी एक देश है, अफ्रीका का एक देश है जहाँ नए प्रधानमंत्री मोख्तर ओने बने हैं। और माली का राजधानी जो है वो है माली की राजधानी कहाँ है? बामाओ। माली की राजधानी कहाँ है? बामाओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द बैटल ऑफ बिलोंगिंग पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए प्रेम प्रकाशन, ऑप्शन बी शशि थरूर, ऑप्शन सी मोहन भागवत, ऑप्शन डी उर्जित पटेल। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि शशि थरूर, द बैटल ऑफ ब्लोइंग। ठीक है, शशि थरूर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका मिलान सही है? अरुणाचल प्रदेश का जो राज्यपाल है वो कौन है? तो अरुणाचल प्रदेश का राज्यपाल है आपका बी.डी. मिश्रा। कौन है? बी.डी. मिश्रा। बी.डी. मिश्रा। चलिए तो इसमें सही मिलान देखना है। तो ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश का है बी.डी. मिश्रा, इसमें है गंगा प्रसाद, तो ये गलत है। असम का है आपका जगदीश मुखी। जगदीश मुखी, तो असम का जगदीश मुखी, तो ये ठीक है। केरल का है आपका आरिफ मोहम्मद खान, केरल का, तो ये गलत हो जाएगा, आचार्य देवव्रत। और गुजरात का है आपका आचार्य देवव्रत, तो यानी कि ऑप्शन बी जो है आपका सही है, ऑप्शन बी सही है। अरुणाचल प्रदेश का कौन है? बी.डी. मिश्रा। और असम का कौन है? जगदीश मुखी। केरल का कौन है? तो केरल का है आरिफ मोहम्मद खान। और गुजरात का है आचार्य देवव्रत। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, असम का जगदीश मुखी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विषय थीम के साथ कौन सा दिवस मनाया जाता है? थीम के साथ कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व मृदा दिवस, विश्व शौचालय दिवस, विश्व निमोनिया दिवस या विश्व पर्यावरण दिवस। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विश्व शौचालय दिवस। वर्ष 2020 में जो है विश्व शौचालय दिवस थीम जो है वो थीम था विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है, 19 नवंबर को, ठीक है, मनाया जाता है। चलिए, यानी कि सस्टेनेबल क्या है? एस्टिनेशन एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो ये था आपका थीम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अक्टूबर 2020 में साइबर स्पेस के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया? ऑप्शन ए दक्षिण कोरिया, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी जापान। तो किसके साथ किया? तो ये किया था आपका जापान के साथ। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही हो जाएगा, जापान के साथ। यानी भारत ने अक्टूबर 2020 में जापान के साथ साइबर स्पेस के क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता किया। जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो, जो कि होन्शु द्वीप पर स्थित है। टोक्यो कहाँ है? होन्शु द्वीप पर। महान फुटबॉलर डिएगो मैराडोना हाल ही में हृदयघात से निधन हो गया। वह निम्न में से किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी थे? अर्जेंटीना, पुर्तगाल, ब्राज़ील या बार्सिलोना। तो वो जो थे वो थे आपका अर्जेंटीना के। कहाँ के थे? अर्जेंटीना के थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। डिएगो मैराडो जो है वो अर्जेंटीना के प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी थे और 1986 में फुटबॉल विश्व कप चैंपियन रहे थे। ठीक है, और अर्जेंटीना के टीम के कप्तान भी थे, जिसमें गोल्डन बॉल पुरस्कार, ठीक है, गोल्डन बॉल पुरस्कार जो है के साथ साथ टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरस्कार भी उनको क्या हुआ था? मिला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
सैन्य अभ्यास में शामिल होने वाले देश कौन कौन है? जो शामिल होने वाला है वो आपका है ऑप्शन ए जो है भारत, सिंगापुर, मालदीव, ऑप्शन बी है भारत, सिंगापुर, थाईलैंड, ऑप्शन सी है भारत, मालदीव, ताइवान, ऑप्शन डी है भारत, सिंगापुर, श्रीलंका। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही है। ठीक है, जो सिटमेक्स है सैन्य अभ्यास में शामिल हुआ है भारत, सिंगापुर और थाईलैंड। ठीक है, ये जो है अभ्यास जो है वो आपका अंडमान सागर में संपन्न हुआ। कहाँ? अंडमान सागर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री विकास सहाय योजना निम्न में से किस राज्य की प्रमुख योजना है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात या राजस्थान। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। ठीक है, गुजरात हो जाएगा सही आंसर। मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना जो है वो गुजरात राज्य के प्रमुख योजना है। इसके अंतर्गत जो है क्या है कि सूखे, ज़्यादा बारिश या बिना मौसम वाली बारिश के चलते फसल का नुकसान होने पर किसानों को जो है वो 1 लाख रुपया जो है मदद सरकार की तरफ से दी जाएगी। ठीक है, सरकार की तरफ से जो है वो दी जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रोजगार संगी मोबाइल ऐप जारी किया है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। तो ये जो है वो छत्तीसगढ़ की सरकार, ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य की जो सरकार है वो, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, रोजगार संगी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप के तहत जो है वो कौशल प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को रोजगार का अवसर उपलब्ध कराएगा। ठीक है, कौशल जो पहले से कोई कोर्स या ट्रेनिंग ले चुके हैं उस तरह के युवाओं को जो है वो रोजगार का अवसर उपलब्ध कराया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 से निपटने के लिए किसने ऑपरेशन नमस्ते की शुरुआत की? ऑपरेशन नमस्ते। ऑप्शन ए है भारतीय थल सेना, नौसेना, वायुसेना, सुरक्षा बल, राष्ट्रीय सुरक्षा बल। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, भारतीय थल सेना। भारतीय थल सेना इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑपरेशन नमस्ते भारतीय थल सेना द्वारा खुद को कोरोना वायरस से संक्रमण से मुक्त करने के लिए चलाया गया ये अभियान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रोजर मेनरोसे को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए भौतिकी, अर्थशास्त्र, रसायन और चिकित्सा। तो ये जो है वो दिया गया है वो भौतिकी के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? भौतिकी के क्षेत्र में। भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया है। रोजर पेनरोस जो है वो ब्रिटेन के हैं। ये रिनहार्ड गेजेल ये जर्मनी के हैं। और एंड्रिया धेस जो है वो अमेरिका के हैं। ठीक है, इन सबको मिला है नोबेल पुरस्कार। तमिलनाडु और पुदुचेरी के तटीय इलाके में आए चक्रवाती तूफान निवार का नामकरण किस देश ने किया? बांग्लादेश, भारत, थाईलैंड या ईरान। तो इसका नामकरण जो है वो किया है आपका ईरान। कौन किया है? ईरान, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही होगा। तमिलनाडु और पुदुचेरी के तटीय क्षेत्र में चक्रवाती तूफान निवार का नामकरण जो है वो ईरान द्वारा किया गया था। निवार का मतलब होता है रोकथाम करना। निवार का मतलब क्या होता है? रोकथाम करना। चलिए, भारत में जीआई टैग प्राप्त करने वाली वस्तुओं में कौन सा सही सुमेलित है? ऑप्शन ए तेजपुर लीची बिहार, ऑप्शन बी पलानी पंचामृतम यानी कि मिष्ठान केरल, ऑप्शन सी जीरा फूल चावल छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी इडोल हल्दी महाराष्ट्र। इसमें जो सही है वो आपको चुनना है। तो इसमें सही जो है वो है आपका सी, ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी कि जीरा फूल चावल। जीरा फूल चावल जो है वो छत्तीसगढ़, इनको जीआई टैग प्राप्त है, जीआई टैग मिला हुआ है।
उसके बाद तेजपुरी लीची जो है वो असम, बिहार नहीं वो असम, ठीक है। और पलानी पंचामृतम जो है मिष्ठान वो आपका कहाँ है, तो वो तमिलनाडु, तमिलनाडु। और इरोड हल्दी जो है वो भी है आपका तमिलनाडु, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन है। तो सर्वाधिक प्रतिशत वाला राज्य जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, यानी कि मिजोरम। कौन हो जाएगा, मिजोरम, ठीक है। वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत के सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाला राज्य जो है वो मिजोरम है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद मेघालय, ठीक है। यह रिपोर्ट जो है भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा 2 वर्षों के अंतराल पर प्रकाशित किया गया है। पहला वन रिपोर्ट 1987 ईस्वी में जारी की गई थी, सबसे प्रथम 1987 ईस्वी में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईपीएल 2020 का आयोजन कहाँ किया गया था, भारत में, सऊदी अरब, संयुक्त राज्य अमीरात या बी और सी दोनों। तो ये आईपीएल का जो है आयोजन जो है वो किया गया था आपका संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात 2020, ठीक है। यह जो है 13वां संस्करण का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात में किया गया था। मुंबई इंडियंस जो है वो आईपीएल 2020 विजेता तथा दिल्ली कैपिटल, ठीक है, ये उप विजेता रहा है। मुंबई इंडियंस सर्वाधिक 5 बार यानी 2013 में, 15 में, 17 में, 19 में और 20 में ये खिताब जो है अपने नाम किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 100% ऑर्गेनिक प्रदेश बनने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना। ऑप्शन ए जो है वो पुदुचेरी, ऑप्शन बी चंडीगढ़, ऑप्शन सी लक्षद्वीप, ऑप्शन डी सिक्किम। तो ये जो है आपका लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप 100% ऑर्गेनिक प्रदेश बनने वाला देश, पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया। और केंद्र सरकार द्वारा जो है लक्षद्वीप को जैविक कृषि के क्षेत्र घोषित कर दिया है, ठीक है, किया गया है। और 2016 में सिक्किम 100% जैविक प्रदेश बनने वाला देश का पहला राज्य बना था 2016 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देश की पहली सी प्लेन सेवा की शुरुआत कहाँ किया गया है, महाराष्ट्र, केरल, आंध्र प्रदेश या गुजरात। तो ये हुआ है आपका गुजरात में। 2 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के नर्मदा जिले के केवडिया में देश की पहली सी प्लेन सेवा की शुरुआत की है। यह अहमदाबाद के साबरमती के रिवर फ्रंट के बीच स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास स्थापित है, ठीक है, स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास स्थापित है। यह प्लेन जो है वो साबरमती से केवडिया के बीच 200 किलोमीटर की दूरी को 45 मिनट में तय करेगी, ठीक है, 45 मिनट में। चलिए अब अगला सवाल है, भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम, रुद्रम, सक्षम, त्रिनेत्र या तांडव, क्या नाम है। तो इसका नाम है रुद्रम, ठीक है। भारत ने पहली एंटी रेडिएशन मिसाइल जो है रुद्रम ओडिशा के बालासोर से परीक्षण किया। यह डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया था, ठीक है। इसका उपयोग जो है वो रडार को नष्ट करने के लिए किया गया है, रडार को नष्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में प्रथम स्थान कौन है, निर्मला सीतारमण, कमला हैरिस, एंजेला मर्केल या सोनिया गांधी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एंजेला मर्केल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, ठीक है। चलिए, तो फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व के 100 सबसे शक्तिशाली महिला की सूची में जो है प्रथम थी जर्मनी की चांसलर, जिसका नाम है एंजेला मर्केल, जबकि कमल हैरिस को तीसरा स्थान है और भारत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को 41वां स्थान। भारत जो वित्त मंत्री है
निर्मला सीतारमण, उसका 41वां नंबर है। ठीक है, चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है कि 5वां बिम्स्टेक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है आपका ऑप्शन ए में है भारत, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका। तो ये किया गया कहाँ? श्रीलंका में किया गया। कहाँ किया गया है? श्रीलंका में। 5वां विश्व शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन जो है वो श्रीलंका में किया गया है, जबकि चौथा हुआ था काठमांडू नेपाल में। ठीक है, नेपाल में हुआ था और इसमें 7 देश भाग लिए थे, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और श्रीलंका। ठीक है, और इसकी स्थापना जो है 1997 में हुआ था। सचिवालय जो है इसका है ढाका यानी कि बांग्लादेश में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में जीते हुए महिला विधायकों की कुल कितनी संख्या थी? तो वो टोटल थी आपकी 26। कितना? 26, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाए इसका सही आंसर, 26। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में चर्चा में रही लुहरी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाया जा रहा है? ऑप्शन ए है सतलज, ब्यास, चंबल, झेलम। कौन सी नदी पर है? तो ये जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर, ये जो हाल ही में यानी कि लुहरी जल विद्युत परियोजना जो है वो हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर लुहरी जल विद्युत परियोजना का प्रथम चरण के लिए 1810 करोड़ रुपए का निवेश की मंजूरी दी गई है। इसकी क्षमता जो है वो 210 मेगावाट है और यह प्रतिवर्ष जो है 758.20 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन करेगी। ये कौन उद्घाटन किया है? तो ये किए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।